दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान सोचता कुछ और है और किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी होती है। आज की ये कहानी एक ऐसे करोड़पति लड़के की है जो अपनी फैक्ट्री के लिए ज़मीन ढूंढने एक छोटे से गांव आया था और एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने वाली एक औरत से मिल बैठा जिसकी आंखों में दुनिया भर का दर्द था, मगर दिल में आसमान जितनी इज्जत। ये सिर्फ अमीरी और गरीबी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस सच्चाई की कहानी है जो आज भी इंसान को इंसान बनाए रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि असली मोड़ तो वहीं आने वाला है जहां आपकी आंखें नम हुए बिना नहीं रहेंगी। सावन का महीना था और चंदनपुर गांव की मिट्टी पहली बारिश की प्यास बुझा चुकी थी। आसमान पर बादल किसी थके हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे सरक रहे थे। गांव के बीचों बीच से गुजरती कच्ची पगडंडी पर पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे जिनमें बादलों का अक्स कांप रहा था। दूर तक फैले धान के खेत हवा के साथ ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई अनदेखी धुन उन्हें थपकियां दे रही हो। चंदनपुर कोई बड़ा या मशहूर गांव नहीं था। यहाँ ना ऊंची इमारतें थी न चमचमाती सड़कें, मगर यहाँ की हवा में एक अपनापन घुला हुआ था जो शहरों की भीड़ में कहीं खो जाता है। इसी गांव के आखिरी छोर पर जहाँ बस्ती खत्म होकर खेतों में मिल जाती थी, एक छोटी सी झोंपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरेल की छत और दरवाजे पर एक पुराना मगर साफ सुथरा पर्दा। इस झोंपड़ी में रहती थी रोशनी। उम्र यही कोई 28-29 साल। चेहरे पर वो नूर जिसे ना महंगे कपड़े बना सकते हैं न गहने, बस एक सादगी थी जो देखने वाले को कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर देती थी। दोस्तों, रोशनी की ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 3 साल पहले उसका एक भरा पूरा घर था। पति रमेश एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर अपने छोटे से परिवार को खुश रखता था। मगर एक रात जब वो शहर से बीज लेकर लौट रहा था, सड़क पर एक हादसा हो गया। रोशनी को आज भी वो रात याद थी जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाकर उसे बस इतना बताया था कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस एक पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। रमेश के जाने के बाद जो बचा था वो थी एक नन्ही सी बेटी, 5 साल की परी, और कुछ कर्ज जो रमेश शहर के साहूकार से लेकर गया था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, गांव वालों ने सहानुभूति तो जताई मगर मदद किसी ने नहीं की। उस वक्त रोशनी के पास 2 ही रास्ते थे, या तो टूट जाए या फिर अपनी बेटी के लिए खुद को फिर से खड़ा कर ले, और रोशनी ने दूसरा रास्ता चुना। उस दिन के बाद रोशनी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, कभी गांव की औरतों के कपड़े सिलती, कभी अचार पापड़ बनाकर पास के बाजार में बेच आती। जो भी काम मिलता वो पूरी ईमानदारी से करती। उसकी एक ही जिद थी, चाहे खुद भूखी सो जाए मगर परी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दे। और इसी जिद ने उसे गांव में एक अलग ही पहचान दे दी थी। लोग उसकी गरीबी पर तरस नहीं खाते थे बल्कि उसके स्वाभिमान को सलाम करते थे। उस सुबह भी रोशनी आंगन में बैठी सिलाई कर रही थी। परी पास में बैठी अपनी फटी पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी। बारिश की हल्की बूंदें खपरेल की छत से टपक कर जमीन पर बने छोटे से गड्ढे में गिर रही थी और एक मीठी सी आवाज़ पैदा कर रही थी। रोशनी ने एक पल के लिए सिलाई रोककर अपनी बेटी की ओर देखा और उसके होठों पर एक थकी हुई मुस्कान आ गई। इसी मुस्कान में उसकी सारी हिम्मत छुपी हुई थी। अब चलिए दोस्तों, इस कहानी के दूसरे किरदार की ओर। चंदनपुर से कोसों दूर शहर की एक ऊंची इमारत के सबसे ऊपरी कमरे में कांच की बड़ी खिड़की के पास खड़ा एक नौजवान शहर को नीचे देख रहा था। नाम था कबीर। उम्र यही कोई 33-34। देश के गिने चुने अमीर घरानों में से एक का इकलौता वारिस। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने अपनी मेहनत से कारखानों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया था और अब वो सारा कारोबार
कबीर के कंधों पर था। मगर दोस्तों, कबीर बाकी अमीर जादो जैसा नहीं था। उसे ना पार्टियों का शौक था, न दिखावे का। महंगी गाड़ियाँ उसके लिए बस आने जाने का जरिया थी और महंगे कपड़े बस ज़रूरत। उसके दिल में एक अलग ही आग जलती थी। बचपन में उसने अपने पिता को कहते सुना था, बेटा, जो उद्योग सिर्फ अपनी तिजोरी भरे वो उद्योग नहीं, लालच है। असली कारोबार वो है जो हजारों घरों के चूल्हे जलाए। ये बात कबीर के दिल में कहीं गहरे उतर गई थी। पिछले कुछ महीनों से कबीर एक नई फैक्ट्री लगाने की सोच रहा था, मगर शहर में नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह जहां रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। उसने अपने मैनेजर से कई जगहों की रिपोर्ट मंगवाई थी और उन्हीं रिपोर्टों में से एक नाम बार बार आ रहा था, चंदनपुर। एक पिछड़ा हुआ गांव जहां ज़मीन सस्ती थी, मेहनत करने वाले हाथ थे, मगर काम नहीं था। नौजवान शहरों की ओर भाग रहे थे और गांव धीरे धीरे खाली हो रहा था। कबीर ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस जगह को देखेगा। उसके मैनेजरों ने उसे रोका भी। सर, इतनी छोटी जगह के लिए आपका खुद जाना जरूरी नहीं, हम संभाल लेंगे। मगर कबीर मुस्कुराया और बोला, जिस ज़मीन पर हजारों लोगों की ज़िंदगी टिकने वाली है, उसे कागज़ों पर देखकर फैसला नहीं किया जाता, उसे अपनी आंखों से देखना पड़ता है। और इसी सोच के साथ एक सुबह कबीर अपनी टीम के साथ चंदनपुर के लिए निकल पड़ा। दोपहर तक कबीर का काफिला चंदनपुर की सीमा में दाखिल हुआ। बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियाँ जब कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती हुई गांव में घुसी तो लोग अपने अपने दरवाज़ों से झांकने लगे। बच्चे गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगे। बूढ़े बुजुर्ग हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आखिर इतना बड़ा आदमी हमारे गांव में क्यों आया है? गांव के प्रधान रामधन काका को जैसे ही खबर मिली, वो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कबीर का स्वागत किया। कबीर गाड़ी से उतरा तो लोग और भी हैरान रह गए। ना कोई घमंड, ना कोई अकड़। उसने झुककर रामधन काका के पैर छुए और बोला, काका, मैं यहाँ कोई बड़ा आदमी बनकर नहीं आया, मैं तो बस इस गांव की मिट्टी से मिलने आया हूँ। इतना सुनते ही रामधन काका की आंखें भर आई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अमीर आदमी इतना सादा भी हो सकता है। कबीर ने गांव वालों के साथ बैठकर बात की। उसने उन्हें बताया कि वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता है जिससे गांव के हर घर में रोजगार पहुँचे। लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक चमक दौड़ गई। बरसों से जिस रोशनी का वो इंतजार कर रहे थे, वो शायद अब उनके दरवाजे तक आ पहुंची थी। कबीर ने रामधन काका से ज़मीन देखने की इच्छा जताई और काका उसे गांव के बाहर उस बड़े मैदान की ओर ले चले जहां फैक्ट्री बनने वाली थी। ज़मीन का निरीक्षण करते करते दोपहर ढलने लगी। आसमान जो सुबह से शांत था, अचानक करवट बदलने लगा। काले बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते बिजली कड़कने लगी। कबीर अपनी टीम से थोड़ा आगे निकल आया था क्योंकि वो ज़मीन के उस हिस्से को देखना चाहता था जहाँ से नदी गुजरती थी। तभी आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पल भर में सब कुछ धुंधला गया। कबीर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसकी टीम पीछे कहीं रह गई थी और बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भीगते हुए वो किसी आड़ की तलाश में आगे बढ़ा। तभी खेतों के उस पार उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी जिसकी छत से धुआं उठ रहा था। बिना कुछ सोचे कबीर उसी ओर भागा। झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर कबीर ने हिचकिचाते हुए आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? बारिश की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब सी गई। उसने फिर से थोड़ा ज़ोर से कहा, माफ़ कीजिए, मैं बारिश में फंस गया हूँ, क्या कुछ देर रुक सकता हूँ? अंदर से एक नर्म मगर सख्त सी आवाज़ आई, कौन है? और फिर पर्दा हटा। दरवाजे पर रोशनी खड़ी थी। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था, सिर से पांव तक भीगा हुआ, महंगे कपड़े पानी से तर, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शराफत। रोशनी एक पल के लिए ठिठकी, फिर बोली, अंदर आ जाइए, इस बारिश में बाहर रुकना ठीक नहीं। कबीर झोंपड़ी के अंदर आया। बाहर की तेज बारिश के मुकाबले अंदर एक अजीब सी शांति थी। झोंपड़ी छोटी थी मगर इतनी साफ सुथरी कि कबीर हैरान रह गया। मिट्टी का चूल्हा एक कोने में जल रहा था।
जिसकी हल्की आंच से पूरा कमरा गर्म था। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे एक छोटी सी अलमारी जिस पर बर्तन करीने से सजे हुए थे। कोने में परी अपनी किताब के साथ बैठी बड़ी बड़ी आंखों से इस अजनबी मेहमान को देख रही थी। रोशनी ने एक पुराना मगर साफ कपड़ा कबीर की ओर बढ़ाया। ये लीजिए, सिर पोंछ लीजिए वरना बुखार चढ़ जाएगा। कबीर ने कपड़ा लिया और धीरे से धन्यवाद कहा। फिर उसने चूल्हे पर चढ़ी अदरक वाली चाय की महक महसूस की। रोशनी ने एक मिट्टी के कुल्हड़ में चाय डालकर उसकी ओर बढ़ाई। कबीर ने जब वो पहला घूंट भरा तो उसे लगा जैसे जिंदगी में उसने इतनी स्वादिष्ट चाय कभी नहीं पी थी। बड़े बड़े होटलों की महंगी कॉफ़ी भी इस मिट्टी की महक के सामने फीकी थी। कबीर ने चारों ओर नज़र घुमाई और कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। रोशनी हल्के से मुस्कुराई और बोली, गरीब का घर है साहब, बस साफ रखने की कोशिश करती हूँ। इस एक जवाब ने कबीर को कुछ पलों के लिए चुप कर दिया। उसने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े आलीशान बंगले देखे थे, मगर जो सुकून इस छोटी सी झोंपड़ी में था वो उसे कहीं नहीं मिला था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली खूबसूरती चीज़ों में नहीं, इंसान की नीयत और सादगी में बसती है। तभी परी धीरे धीरे चलकर अपनी माँ के पास आई और कबीर को देखकर सहम सी गई। कबीर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? परी ने धीरे से कहा, परी। कबीर हंस पड़ा। परी? वाह, नाम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। परी के चेहरे पर एक शर्माई सी मुस्कान आई और रोशनी ने ये सब देखा। बहुत दिनों बाद किसी अजनबी ने उसकी बेटी से इतने प्यार से बात की थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और इसी बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। रोशनी ने बताया कि वो अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ और मेहनत करके अपना गुजारा करती है। उसने अपने पति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मगर इन चंद शब्दों में जो दर्द छुपा था उसे कबीर महसूस कर सकता था। कबीर जितना रोशनी को सुनता गया उतना ही उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जागता गया। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी औरतें देखी थी, अमीर, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, मगर इस औरत में कुछ अलग था। एक ऐसी ताकत जो टूटकर भी खड़ी थी, एक ऐसा आत्मसम्मान जो गरीबी में भी झुका नहीं था। कबीर को लगा जैसे वो किसी किताब के सबसे गहरे पन्ने पढ़ रहा हो। शाम ढलते ढलते बारिश थमी। बाहर से कबीर की टीम के लोग उसे ढूंढते हुए झोपड़ी तक आ पहुँचे। कबीर उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने रोशनी की ओर देखा और कहा, आपकी चाय और आपकी मेहमान नवाजी दोनों मैं कभी नहीं भूलूंगा। रोशनी ने सिर्फ हल्का सा सिर झुकाया, मगर जब कबीर झोपड़ी से निकला तो उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। बार बार उसका मन उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था। उस रात कबीर अपने आलीशान कमरे में लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही झोपड़ी, वही चूल्हे की आंच और वही रोशनी का चेहरा घूम रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बस एक मुलाकात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मगर दिल कहाँ किसी की सुनता है दोस्तों। दिल तो बस वही रास्ता चुनता है जिसे दुनिया सबसे मुश्किल मानती है। उधर रोशनी भी उस रात अपनी झोपड़ी में परी को सीने से लगाए जाग रही थी। वो सोच रही थी कि इतना बड़ा आदमी, इतना अमीर, फिर भी इतना विनम्र कैसे हो सकता है। उसने अपनी ज़िंदगी में अमीरों का घमंड बहुत देखा था, मगर ये इंसान अलग था। उसने सिर झटका और खुद को डांटा, रोशनी, ये सब सोचना तेरी जैसी औरत को शोभा नहीं देता। तेरी दुनिया ये झोपड़ी है और तेरी ज़िंदगी सिर्फ परी के लिए है। मगर मन का एक कोना उस रात पहली बार बेचैन था। अगले कुछ दिनों में फैक्ट्री का काम शुरू हो गया। ज़मीन समतल की जाने लगी, मजदूरों की आवाज़ें गूंजने लगी और गांव में एक नई हलचल पैदा हो गई। कबीर लगभग हर दूसरे तीसरे दिन गांव आता और काम की निगरानी करता। मगर दोस्तों, अब उसके गांव आने की एक और वजह भी थी, एक ऐसी वजह जिसे वो खुद से भी छुपा रहा था। काम खत्म करने के बाद
कबीर के कदम अक्सर अपने आप उसी झोंपड़ी की ओर मुड़ जाते। कभी वो परी के लिए कोई किताब ले आता, कभी कुछ मिठाई। शुरू शुरू में रोशनी असहज होती थी, मगर धीरे धीरे उसे कबीर की मौजूदगी अच्छी लगने लगी। बरसों बाद किसी ने उससे यूं बैठकर बातें की थी। बरसों बाद किसी ने ये पूछा था कि तुम कैसी हो। एक शाम कबीर झोपड़ी पहुंचा तो उसने देखा कि परी आंगन में अकेली बैठी रो रही है। उसने झुककर पूछा, क्या हुआ बेटा? परी ने सिसकते हुए कहा, स्कूल में सब बच्चों के पास नई किताबें हैं, बस मेरे पास नहीं। कबीर का दिल भर आया। अगले ही दिन वो परी के लिए नई किताबें, नया बस्ता और एक छोटी सी ड्रेस लेकर आया। जब परी खुशी से उछल पड़ी तो रोशनी की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे और ना ही ये एहसान का बोझ था। ये उस अपनेपन के आंसू थे जो उसने बहुत दिनों बाद महसूस किया था। रोशनी ने कबीर से कहा, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं ये सब कबूल नहीं कर सकती। हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारी अपनी एक इज्जत है। कबीर ने नरमी से जवाब दिया, रोशनी जी, मैंने ये परी के एहसान के तौर पर नहीं दिया, मैंने इसलिए दिया क्योंकि इस बच्ची की मुस्कान देखकर मुझे जो खुशी मिली वो मुझे करोड़ों की दौलत भी नहीं दे सकती। आप मेरा ये छोटा सा हक मत छीनिए। रोशनी कुछ ना कह सकी, बस उसकी आंखें झुक गई। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। गांव वाले भी नोटिस करने लगे थे कि करोड़पति कबीर अक्सर उस झोंपड़ी में दिखाई देता है, मगर किसी ने इसका गलत मतलब नहीं निकाला, क्योंकि दोनों के व्यवहार में हमेशा एक मर्यादा, एक सम्मान दिखाई देता था। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रंगत में डूबा हुआ था, कबीर झोंपड़ी पहुंचा। रोशनी आंगन में बैठी परी के बाल संवार रही थी। ढलती शाम की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और कबीर कुछ पलों के लिए बस उसे देखता रह गया। रोशनी ने नज़र उठाई और मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रहे हैं साहब? कबीर ने धीरे से कहा, यही सोच रहा हूँ कि कुछ लोग गरीबी में रहकर भी इतने अमीर कैसे होते हैं। रोशनी हैरान होकर बोली, मैं अमीर कहाँ हूँ साहब। कबीर की आवाज़ में एक गहराई थी। जिसके पास आत्मसम्मान हो, मेहनत हो और दूसरों के लिए इतना नर्म दिल हो, उससे अमीर भला और कौन होगा। रोशनी कुछ पलों के लिए खामोश हो गई। शायद बरसों बाद किसी ने उसकी इतनी सच्ची तारीफ की थी। उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा रहा था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है दोस्तों। उसी रात कबीर के पिता का फ़ोन आया, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, बड़े घर की लड़की है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, हम चाहते हैं कि तुम जल्दी घर लौटो। कबीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अब तक अपने दिल की बात खुद से भी पूरी तरह नहीं मानी थी और आज ज़िंदगी ने उससे फैसला मांग लिया था। उस रात कबीर देर तक छत पर बैठा आसमान को देखता रहा। एक तरफ उसका परिवार था, उसका समाज था, उसकी हैसियत थी, और दूसरी तरफ एक गरीब विधवा, उसकी छोटी सी बेटी, और एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया कभी आसानी से कबूल नहीं करती। मगर जैसे जैसे रात गहराती गई, कबीर के मन का डर पिघलता गया। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन सकता तो इस सारी दौलत का क्या फ़ायदा। और उसी रात उसने एक फ़ैसला कर लिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें चंदनपुर की पगडंडियों पर बिखर रही थी, कबीर सीधे रोशनी की झोपड़ी पहुंचा। रोशनी उसे इतनी सुबह देखकर चौंक गई। कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, रोशनी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है जो काफ़ी समय से मेरे दिल में है। रोशनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन मैं पहली बार इस झोपड़ी में बारिश से बचने आया था, उस दिन मुझे लगा था कि मैं बस कुछ देर के लिए रुका हूँ, मगर सच ये है कि उसी दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैंने बहुत से बड़े घर देखे हैं, बहुत सी जिंदगियाँ देखी हैं, मगर जितनी सच्चाई, जितना सम्मान, जितनी हिम्मत मैंने आप में देखी है वो मुझे कहीं नहीं मिली। रोशनी के हाथ कांपने लगे।
कबीर आगे बोला, मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं आपको और परी को अपने जीवन में हमेशा के लिए चाहता हूँ। रोशनी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जैसे समय थम गया, झोंपड़ी के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया। रोशनी की आंखों में नमी उतर आई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करोड़ों का मालिक एक नौजवान उससे शादी का प्रस्ताव रखेगा। कुछ पलों तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने कांपती आवाज़ में कहा, साहब, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरी एक बेटी है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। और आपका परिवार, आपका समाज, क्या वो ये रिश्ता कबूल करेगा? कबीर मुस्कुराया, आप गलत कह रही हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। रही बात परी की, तो वो मेरी बेटी बनेगी और मैं उसका पिता। और रही बात समाज की, तो जो लोग सच नहीं जानते, उनके डर से मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला नहीं बदल सकता। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों से बंद पड़ा उसके दिल का एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। मगर उसने कबीर से कुछ वक्त मांगा। मुझे सोचने का थोड़ा समय दीजिए। कबीर ने बिना किसी जिद के उसकी बात मान ली, क्योंकि वो जानता था कि कुछ फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। अगले कई दिन रोशनी गहरी उलझन में डूबी रही। एक तरफ कबीर का प्यार था, उसका सम्मान था और परी के लिए एक बेहतर भविष्य था, और दूसरी तरफ उसका डर था कि कहीं ये रिश्ता उसकी और परी की ज़िंदगी में नई तकलीफ़ें न ले आए। वो रात रात भर सोचती रहती, कभी परी का मासूम चेहरा देखती, कभी अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की दीवारों को। एक शाम वो परी को लेकर गांव के मंदिर गई। वहां बैठकर उसने अपने मन की सारी उलझन भगवान के सामने रख दी। तभी परी ने उसकी गोद में सिर रखकर पूछा, माँ, वो अंकल बहुत अच्छे हैं ना? वो आएंगे ना फिर से? रोशनी ने अपनी बेटी की मासूम आंखों में देखा और उसी पल उसके मन का सारा डर पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि परी को भी एक पिता की छाँव की ज़रूरत है, और कबीर से बेहतर इंसान शायद उसे कहीं नहीं मिलेगा। अगले दिन जब कबीर मिलने आया, तो रोशनी ने पहली बार बिना झिझक उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आपको सच में लगता है कि मेरे और परी के साथ आपकी खुशी जुड़ी है, तो मेरा जवाब हाँ है। ये सुनते ही कबीर की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसके हाथ लग गई हो। परी पास खड़ी कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपने अंकल और माँ को खुश देखकर वो भी खिलखिला उठी। मगर दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब कबीर ने अपने परिवार को रोशनी के बारे में बताया, तो जैसे घर में भूचाल आ गया। उसकी माँ सुधा देवी एक बेहद रोबदार और घमंडी औरत थी। उनके लिए हैसियत और शान व शौकत ही सब कुछ था। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका इकलौता बेटा एक गरीब विधवा से, वो भी एक बच्ची की माँ से शादी करना चाहता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये कभी नहीं हो सकता, सुधा देवी चिल्लाई। हमारे खानदान की इतनी बड़ी इज्जत है, और तू एक झोपड़ी में रहने वाली विधवा को इस घर की बहू बनाएगा? लोग क्या कहेंगे? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। कबीर ने शांति से जवाब देने की कोशिश की, माँ, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। उसका दिल इतना बड़ा है कि। मगर सुधा देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं। अगर तूने ये शादी की, तो समझ लेना कि तेरा और मेरा रिश्ता ख़त्म। कबीर के पिता, जो अब तक चुप थे, उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तेरी माँ की बात भी गलत नहीं है। ये फैसला आसान नहीं। मगर कबीर अड़िग था। उसने कहा, पापा, आपने ही मुझे सिखाया था कि असली दौलत इंसान की नीयत में होती है, उसकी जेब में नहीं। मैंने रोशनी में वो नीयत देखी है, वो सच्चाई देखी है। अगर मैं आज उसका साथ छोड़ दूं, तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर कबीर अपने कमरे में चला गया। ये बात किसी तरह रोशनी तक भी पहुंच गई। उसका दिल टूट गया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कबीर और उसके परिवार के बीच दरार आए। एक रात उसने कबीर को बुलाया
और कहा, कबीर जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी माँ को खो दें। एक माँ का प्यार दुनिया की हर चीज़ से बड़ा होता है। आप मुझे भूल जाइए। मैं और परी ऐसे ही ठीक हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। कबीर ने उसका हाथ थामा और कहा, रोशनी, मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन वो भी तुम्हें समझेगी, मगर मैं तुम्हें खोकर खुश नहीं रह सकता। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं अपनी माँ का दिल भी जीतूंगा और तुम्हें भी। रोशनी कुछ ना कह सकी। उसे पहली बार लगा कि शायद किस्मत ने सच में उसके लिए कोई फरिश्ता भेजा है। दोस्तों, कबीर ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपनी माँ को मना कर ही रहेगा, मगर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि सच्चाई से। कुछ दिनों बाद उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शादी की बात अभी छोड़ देता हूँ, मगर एक बार, सिर्फ एक बार आप मेरे साथ उस गांव चलिए, मेरी फैक्ट्री देखिए, और अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा। सुधा देवी पहले तो राजी नहीं हुई, मगर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। एक सुबह वो कबीर के साथ चंदनपुर पहुंची। गांव में घुसते ही उन्हें अजीब लगा। कच्ची सड़कें, छोटी झोपड़ियां, साधारण लोग। उनकी नाक भौं सिकुड़ गई। मगर कबीर उन्हें सीधे फैक्ट्री ले गया, जहां सैकड़ों गांव वाले काम कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक उम्मीद थी, एक खुशी थी। तभी एक बुजुर्ग औरत सुधा देवी के पास आई और बोली, आप कबीर बाबू की माँ हैं ना? आपने बहुत अच्छा बेटा जना है। इस फैक्ट्री की वजह से मेरे दोनों बेटों को काम मिल गया। अब हमारे घर में 2 वक्त का चूल्हा जलता है। एक के बाद एक कई लोग आकर कबीर की तारीफ करने लगे। सुधा देवी हैरान थी। उन्होंने अपने बेटे को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। मगर असली मोड़ तब आया जब अचानक सुधा देवी को चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ी। दरअसल सफ़र की थकान और गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कबीर घबरा गया। तभी भीड़ में से एक औरत आगे बढ़ी और बिना कुछ सोचे सुधा देवी का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने अपने पल्लू से उनका चेहरा पोंछा, पानी छिड़का और बड़ी नरमी से उनकी सेवा करने लगी। वो औरत कोई और नहीं, रोशनी थी। जब सुधा देवी को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अजनबी औरत की गोद में पाया, जो उन्हें किसी माँ की तरह संभाल रही थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बेटी? रोशनी ने धीरे से कहा, बस गांव की एक मामूली औरत हूँ माँ जी, आप अभी आराम कीजिए। सुधा देवी कुछ देर तक उसे देखती रही। उन्हें नहीं पता था कि ये वही रोशनी है जिसे वो बिना देखे ही ठुकरा चुकी थी। उस घटना के बाद सुधा देवी कुछ दिन रोशनी की झोपड़ी में रही ताकि तबीयत संभल जाए, और इन्हीं कुछ दिनों में उन्होंने रोशनी को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे रोशनी सुबह उठकर सबसे पहले उनके लिए दवा और नाश्ता तैयार करती है, कैसे वो खुद भूखी रहकर भी मेहमान के लिए सबसे अच्छा खाना बनाती है, कैसे वो परी को संस्कार सिखाती है, और कैसे गांव की हर औरत मुसीबत में उसी के पास दौड़ी चली आती है। एक रात सुधा देवी को बुखार चढ़ गया। रोशनी पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही, ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें ढांढस बंधाती रही। सुबह जब सुधा देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रोशनी की आंखें रत जगह से लाल हो रही हैं, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सुधा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने रोशनी का हाथ थामकर कहा, बेटी, तू कौन है मुझे नहीं पता, मगर इतना जानती हूँ कि तेरे जैसा नर्म दिल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। काश मेरे बेटे को भी तेरे जैसी कोई लड़की मिलती। ये सुनकर रोशनी की आंखें झुक गई। तभी कबीर कमरे में आया और उसने धीरे से कहा, माँ, ये रोशनी ही है, वही जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। सुधा देवी सकते में आ गई। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही ना सकी। उन्होंने जिस औरत को बिना देखे ठुकरा दिया था, उसी ने उनकी ज़िंदगी बचाई थी। उन्हें अपनी सोच पर शर्म आई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोशनी को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं हैसियत और दौलत की चकाचौंध में सच्चाई को पहचान ही नहीं पाई। मैं तुझ जैसी बहू पाकर खुद को भाग्यशाली समझूंगी।
उस एक पल में जैसे सारी दीवारें ढह गई। रोशनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कबीर का चेहरा एक संतोष से चमक उठा और कोने में खड़ी परी, जो ये सब देख रही थी, दौड़कर सुधा देवी से लिपट गई और बोली, दादी। इस एक शब्द ने सुधा देवी के दिल का बचा कुचा बर्फ भी पिघला दिया। कुछ ही दिनों बाद चंदनपुर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कबीर और रोशनी ने मिलकर फैसला किया कि उनकी शादी किसी बड़े होटल या आलीशान महल में नहीं, बल्कि उसी गांव में होगी जहां उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। जब ये खबर गांव में फैली तो हर कोई खुशी से झूम उठा। पूरे चंदनपुर में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। गांव की औरतें रोशनी के घर आने लगीं। कोई उसके लिए कपड़े सिल रही थी, कोई मेहंदी रचा रही थी, कोई गीत गा रही थी। हर गली में रंगोली सजाई गई, पेड़ों पर रंग बिरंगी झालरें लटका दी गई और सबसे खास बात ये थी कि सुधा देवी खुद आगे बढ़कर शादी की तैयारियों में जुट गई थी। जो औरत कभी इस रिश्ते के खिलाफ थी, वो अब अपनी होने वाली बहू को सजाने में सबसे आगे थी। शादी का दिन आया तो पूरा चंदनपुर दुल्हन की तरह सज उठा। कबीर एक साधारण से कुर्ते में मंडप में पहुंचा और लोगों की नज़रों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। उसने अपनी हैसियत का कोई दिखावा नहीं किया था। वहीं रोशनी लाल जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले देखते ही रह गए। उसके चेहरे पर एक शर्म थी, एक खुशी थी और बरसों के दर्द के बाद मिली एक नई उम्मीद की चमक थी। जब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। परी एक छोटी सी परी की तरह सजी हुई थी और वो खुशी से अपनी माँ और नए पापा के इर्द गिर्द घूम रही थी। शादी की रस्में पूरी हुई और आखिरकार रोशनी कबीर की जीवन संगिनी बन गई। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था दोस्तों, ये सच्चाई की, इंसानियत की और सच्चे प्यार की जीत थी। शादी के बाद जब कबीर रोशनी और परी को अपने आलीशान बंगले में लेकर पहुंचा तो रोशनी कुछ पलों के लिए ठिठक गई। उसने जिंदगी में इतनी भव्यता कभी नहीं देखी थी। विशाल बगीचा, बड़े बड़े कमरे, हर सुख सुविधा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। मगर कबीर ने उसका हाथ थाम कर कहा, ये घर अब हमारा है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तुम हो। रोशनी मुस्कुरा दी। धीरे धीरे रोशनी ने खुद को इस नए माहौल में ढालना शुरू किया, मगर उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वो अब भी सुबह जल्दी उठती, घर के काम में हाथ बटाती और सबसे पहले सुधा देवी का ख्याल रखती। सुधा देवी जो कभी उसे ठुकरा चुकी थी, अब उसे बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी और परी अब इस घर की सबसे चहेती हो गई थी। मगर दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है। हर खुशी के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है। शादी के कुछ महीने बाद कबीर के कारोबार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उसके एक पुराने साझेदार ने धोखा दे दिया। कंपनी के कुछ जरूरी कागजात गायब हो गए और एक बड़ा सौदा अटक गया। कबीर पर अचानक करोड़ों के नुकसान का खतरा मंडराने लगा। बैंक के कर्ज, मजदूरों की तनख्वाह, फैक्ट्री का भविष्य, सब कुछ दांव पर लग गया। कबीर रात रात भर जागने लगा। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वो घंटों अपने कमरे में बंद रहता। रोशनी ये सब देख रही थी। एक रात जब कबीर अपने माथे पर हाथ रखे परेशान बैठा था, रोशनी उसके पास आई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, मुझे बताओगे नहीं? कबीर ने ठंडी सांस लेकर कहा, रोशनी, शायद मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा जिसका तुमसे वादा किया था। मैं सब कुछ खोने की कगार पर हूँ। रोशनी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें हजार हिम्मतें छुपी थी। उसने कहा, कबीर, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो तुम्हारी दौलत से नहीं की थी, मैंने तुम्हारे दिल से शादी की थी। अगर ये सारी दौलत चली भी जाए तो भी मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने गरीबी में जीना सीखा है। हम फिर से शुरू करेंगे, मगर साथ मिलकर। तुम अकेले नहीं हो। इन शब्दों ने कबीर के टूटते हौसले को जैसे फिर से जोड़ दिया। उस रात के बाद रोशनी कबीर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही, बल्कि उसकी हमसफ़र, उसकी सलाहकार बन गई। एक दिन जब कबीर पुराने कागजात छांट रहा था,
रोशनी ने एक पुरानी डायरी देखी जो कबीर के उसी बेईमान साझेदार की थी। रोशनी, जो भले ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मगर बेहद समझदार थी, उसने ध्यान से उस डायरी के पन्ने पलटे और उसमें उसे कुछ ऐसे हिसाब किताब मिले जो साझेदार की बेईमानी का पक्का सबूत थे। रोशनी ने तुरंत कबीर को बुलाया और वही डायरी दिखाई। कबीर हैरान रह गया। ये वही सबूत था जिसकी उसे महीनों से तलाश थी। इस सबूत के दम पर कबीर ने अपने साझेदार को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया। गायब हुए कागजात बरामद हुए, अटका हुआ सौदा फिर से पटरी पर आ गया और देखते ही देखते कबीर का कारोबार दोबारा खड़ा हो गया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो कबीर ने रोशनी को गले लगाते हुए कहा, तुमने आज सिर्फ मेरा कारोबार नहीं बचाया रोशनी, तुमने मेरा भरोसा बचाया है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि असली सहारा तो तुम हो। रोशनी की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे जिंदगी ने आखिरकार उसकी मेहनत और सच्चाई का इनाम दे दिया हो। इस पूरे दौर में सुधा देवी ने रोशनी को और भी करीब से देखा। उन्होंने देखा कि मुसीबत में भी वो कैसे चट्टान की तरह खड़ी रही। एक दिन उन्होंने रोशनी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी, पहले मुझे लगता था कि मैंने अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से करवाकर गलती की, मगर आज मैं कहती हूँ कि भगवान ने मेरे घर में लक्ष्मी भेज दी है। तेरे आने से इस घर में जो रौनक आई है वो करोड़ों की दौलत भी नहीं ला सकती थी। रोशनी सुधा देवी के पैरों में झुक गई। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कबीर और रोशनी की जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी, मगर रोशनी, जिसने खुद गरीबी का दर्द झेला था, वो उन लोगों का दर्द कभी नहीं भूल पाई जो आज भी उसी मुश्किल से गुजर रहे थे। एक दिन उसने कबीर से कहा, कबीर, मैं चाहती हूँ कि हम गांव की उन औरतों के लिए कुछ करें जो मेरी तरह अकेली हैं, बेसहारा हैं। उन्हें भीख नहीं बल्कि काम चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कबीर को ये विचार बेहद पसंद आया। दोनों ने मिलकर चंदनपुर में एक सिलाई और हस्तकला का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। शुरू में कुछ ही औरतें आई, मगर धीरे धीरे ये केंद्र एक उम्मीद की किरण बन गया। दर्जनों और फिर सैकड़ों औरतें वहां आकर हुनर सीखने लगीं और अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। जो औरतें कभी अपने ही घर में बोझ समझी जाती थीं, अब वो अपने परिवार का सहारा बन गई थी। रोशनी का नाम अब सम्मान से लिया जाने लगा। जहाँ भी वो जाती, औरतें उसे देखकर हिम्मत पाती। उन्हें यकीन होता कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल हो, अगर हौसला है तो जिंदगी बदली जा सकती है। रोशनी अब सिर्फ एक करोड़पति की पत्नी नहीं रही थी, बल्कि हजारों औरतों के लिए एक मिसाल, एक प्रेरणा बन गई थी। कबीर अपनी पत्नी पर गर्व करता था। एक शाम जब दोनों अपने घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे, वही मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय जो रोशनी आज भी अपने हाथों से बनाती थी, कबीर ने कहा, रोशनी, याद है वो बारिश वाला दिन? अगर उस दिन बारिश ना हुई होती तो शायद मेरी जिंदगी आज भी अधूरी रहती। रोशनी मुस्कुराई और बोली, और अगर मैंने उस दिन तुम्हारे लिए दरवाज़ा ना खोला होता तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये उजाला कभी ना आता। दोनों हंस पड़े और उस हंसी में बरसों का प्यार छुपा था। दोस्तों, समय बीतता गया। रोशनी और कबीर का काम पूरे जिले में मशहूर हो गया। उनके प्रशिक्षण केंद्र की शाखाएं कई गांवों तक फैल गई। हजारों औरतें आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। उनके इस नेक काम की चर्चा अखबारों में होने लगी। एक दिन राज्य सरकार ने उन्हें एक बड़े सम्मान समारोह में बुलाया। जब रोशनी पहली बार इतने बड़े मंच पर खड़ी हुई तो उसकी आंखों के सामने अपनी पुरानी झोंपड़ी की तस्वीर घूम गई। वो झोंपड़ी जहाँ कभी वो अकेली बैठकर अपने और परी के भविष्य को लेकर रोती थी, और आज वही औरत हजारों लोगों के सामने सम्मान के साथ खड़ी थी। जब उसने माइक थामकर अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने गरीबी से लड़ाई लड़ी, कैसे उसने हार नहीं मानी, तो पूरा हॉल भावुक हो उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उस दिन कबीर को अपनी पत्नी पर जितना गर्व हुआ उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ था, और सुधा देवी जो दर्शकों में बैठी थी, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे।
उन्हें अपने उस फैसले पर शर्म आ रही थी जब उन्होंने रोशनी को बिना जाने ठुकरा दिया था। आज वही रोशनी उनके परिवार का सबसे बड़ा गर्व बन चुकी थी, मगर जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा अभी बाकी था। उस समारोह से लौटने के कुछ दिनों बाद घर में एक नई खुशी की दस्तक हुई। रोशनी माँ बनने वाली थी। जब ये खबर पूरे घर में फैली तो जैसे खुशियों का सैलाब आ गया। परी, जो अब बड़ी हो रही थी, बहुत खुश थी कि उसका एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। सुधा देवी की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। वो दिन रात रोशनी की देखभाल करती, उसका ख्याल रखती। वक्त के साथ रोशनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों के दीप जल उठे। कबीर ने अपने बेटे को गोद में लेकर रोशनी से कहा, रोशनी, मेरे पास दुनिया की सारी दौलत थी, मगर एक खालीपन हमेशा रहता था। तुमने आकर मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। पहले परी और अब ये नन्ही जान, तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। रोशनी की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू उस दर्द के नहीं थे जो कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। ये आंसू उस खुशी के थे जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। उसने जिस झोपड़ी में बैठकर कभी अपने टूटे हुए भाग्य पर आंसू बहाए थे, आज वही औरत एक भरे पूरे खुशहाल परिवार के बीच खड़ी थी। कुछ साल और बीत गए। रोशनी और कबीर की कहानी अब चंदनपुर तक सीमित नहीं रही थी। वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी संस्था लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही थी, मगर इतनी सफलता के बाद भी दोनों ने कभी अपनी सादगी और अपनापन नहीं खोया। हर महीने चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, वो चंदनपुर जरूर आते। उसी गांव की मिट्टी उन्हें ज़मीन से जुड़े रहने की याद दिलाती थी। एक दिन रोशनी, कबीर, परी और उनका छोटा बेटा सब मिलकर उसी पुरानी झोपड़ी के सामने खड़े थे। रोशनी ने उस झोपड़ी को कभी तुड़वाया नहीं था। उसके चारों ओर भले ही अब विकास हो गया था, मगर वो छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी आज भी वैसी ही खड़ी थी, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद थी। रोशनी ने उसकी दीवारों को हल्के से छुआ और उसकी आंखें नम हो गई। कबीर ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अगर ये झोपड़ी ना होती तो शायद हमारी कहानी ही ना होती। रोशनी ने उसकी ओर देखकर कहा, और अगर उस दिन बारिश ना हुई होती तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। दोनों हंस पड़े। उनकी आंखों में वही अपनापन था जो पहली मुलाकात के दिन था। तभी परी, जो अब एक समझदार लड़की बन चुकी थी, अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब कबीर पापा पहली बार हमारी झोपड़ी में आए थे। उस दिन आपकी आंखों में जो उम्मीद थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। रोशनी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी ने उसे जो दर्द दिया था उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ लौटा दी थी। शाम ढल रही थी। खेतों के ऊपर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। दूर मंदिर की घंटियाँ बज रही थी और उस झोपड़ी के बाहर एक भरा पूरा परिवार बैठा था, जिसकी शुरुआत एक बारिश वाले दिन एक कप चाय से हुई थी। कबीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, रोशनी, अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं फिर उसी बारिश वाले दिन इसी गांव में आना चाहूँगा। रोशनी मुस्कुराई और बोली, और मैं फिर उसी झोपड़ी का दरवाज़ा खोलूँगी। दोस्तों, कबीर और रोशनी की कहानी ने हमें ये सिखाया कि सच्चे रिश्ते हैसियत, दौलत या हालात से नहीं बनते। वो बनते हैं विश्वास से, सम्मान से और सच्चे प्यार से। एक करोड़पति लड़का जो फैक्ट्री लगाने एक गांव आया था, और एक झोपड़ी में रहने वाली स्वाभिमानी विधवा जिसने अपने साहस और नेक दिल से उसका दिल जीत लिया। दोनों ने मिलकर साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसकी इंसानियत से होती है। धन, शोहरत और सफलता वक्त के साथ बदल सकती है, मगर इंसानियत, सम्मान और सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। और यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मूल्यों की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। तो दोस्तों,
अगर आपको कबीर और रोशनी की ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये खूबसूरत संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली भावुक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। आपका एक कमेंट हमें और भी शानदार कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों।